नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे फेज का मतदान 3 मार्च को है। छठे फेज के लिए जारी प्रचार पर 1 मार्च यानी आज शाम 6 बजे रोक लग जाएगी। छठे फेज में प्रदेश के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान का समय निर्धारित है। छठे फेज को लेकर सोमवार को तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने जोरदार प्रचार किया। बीजेपी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, बसपा के लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने वोट के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया। आपको बता दें कि आज जो है तमाम जो लोग हैं वो वोट मांग रहे हैं और चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में तमाम दिग्गज आज उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। छठे फेज का ये जो चुनाव है वो पूरे तरीके से गंभीर भी और सक्रिय इस पर राजनेता इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसी सीट में गोरखपुर में चुनाव है और सीएम सिटी गोरखपुर जहां चुनाव इस बार हो रहे हैं वहां से खुद सीएम योगी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, इसलिए ये चुनावी जनसभाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं। तो अब छठे चरण के चुनाव 3 मार्च को है और उसके लिए क्या कुछ सियासी समीकरण है उसी पर चर्चा कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आप दोनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एनबी न्यूज की ओर से, और उसके बाद अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पाठक साहब, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। किस तरीके से आप पूर्वांचल का जो समीकरण है वो इस बार देख रहे हैं, क्योंकि 2 चरण के चुनाव रह गए हैं और दोनों ही चरणों में पूर्वांचल जो है वहां पर चुनाव हो रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं समीकरण? मुस्कान जी, सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व की आपके दर्शकों को तथा आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पूर्वांचल जो है बहुत ही अहम रोल अदा करता है यूपी में गवर्नमेंट बनाने में। सभी का कहना है कि यूपी जो जीतता है वही सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है, और जो पूर्वांचल में अपना परचम लहरा दिया वो यूपी में सरकार बनाता है। देखिए, पूर्वांचल में टोटल जो है 142 सीटें हैं, और पिछली बार 2017 में देखा जाए तो बीजेपी ने वहां 100 सीटें निकाली थी, और उनका जो मतलब जो टोटल परसेंटेज देख लीजिए सीटों का, तो 70% के आसपास उन्होंने वहां से वोट मतलब सीटें निकली थी। और जो एक क्रम बना है, आप देख लीजिए 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, वो 84 सीटें निकाली थी और उनकी सीटें सरकार बनी थी। 2007 में देख लीजिए मायावती थी, बीएसपी जो है 77 सीटें लेके आई थी और फिर उनकी सरकार बनी थी। उसी तरह 2002 में समाजवादी पार्टी 56 सीटें लेके आई थी। तो जो पूर्वांचल है एक बहुत ही मतलब अहम रोल अदा करता है यूपी के चुनाव में। और पूर्वांचल में अगर यूं कहे कि 2017 में हवा थी, हवा के बल पे बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी, तो वो हवा पूर्वांचल में अभी भी बरकरार है। वहां पे रोजगार हुए हैं, और खुद सीएम जो है पूर्वांचल में के ही एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, गोरखपुर, और इस बार उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव है। तो बीजेपी पूर्वांचल में परचम लहराएगी इस बार, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, बीजेपी पूर्वांचल में अपना परचम लहराएगी ऐसा लग रहा है, पाठक साहब ये कह रहे हैं। उपाध्याय साहब, आपके पास मैं इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी। समीकरण जो बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल जो है वो पिछड़ों का इलाका, सबसे ज्यादा वहां पर पिछड़ों की जो संख्या है वो है। क्या लगता है आपको, क्या ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था उससे साध पाएंगे ओबीसी को बीजेपी? देखिए, बीजेपी क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, सभी साधने की कोशिश कर रहे और जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रहे। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने गरीब का भला किया, लेकिन गरीब को टिकट किसी को नहीं दिया। गरीब को सत्ता में भागीदारी दे दो, टिकट गरीबों को ही दे दें तो ज्यादा अच्छा है, कुछ तो कल्याण होगा। देखिए, छठा चरण पूर्वांचल का जो एक मिजाज रहा है, चाहे 2007 ले लीजिए, चाहे 2012 ले लीजिए, चाहे 2017 ले लीजिए,
भी 2007 में जहाँ बीएसपी थी तो 2012 में समाजवादी पार्टी, 2017 में बीजेपी, तो 2022 में कौन? एक प्रश्न उठ रहा है। और देखिए जो बेसिक मुद्दे हैं, हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां बात तो सभी कर रही हैं कि भी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हर 5 साल बाद जनता क्यों बदल देती है आपको? जब इतना भला कर देते हैं, इतना विकास कर देते हैं, 2007 के बाद 2012 में बीएसपी रिपीट नहीं हुई, 2017 में एसपी रिपीट नहीं हुई, तो कोई ना कोई तो कारण है ना। जनता जो बदलाव करती है, यानी जनता के मुद्दों को आप जो वायदे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते। जबकि ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के जहां पर कर रहे हैं छठे चरण के चुनाव की। और छठे चरण के चुनाव में जिस तरीके से लगातार प्रचार आज थमने जा रहा है और किस तरीके के समीकरण है वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हें का रुख करते हैं। पाठक साहब, जिस तरीके से आपने तमाम बातें बताई उसको लेकर उपाध्याय साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई कम करने की बात की थी, पेट्रोल डीजल कम करने की बात की थी, लेकिन वो तो अभी भी बढ़ता दिख रहा है। एलपीजी सिलेंडर आज फिर से बढ़े हैं, कमर्शियल के दाम बढ़े हैं आज। और दूसरी तरफ बेरोजगारी की बात की थी कि रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार भी उस तरीके का नहीं दिया गया है, जनता और ज्यादा बेरोजगार हो गई है। देखिए मुस्कान जी, ये जो मुद्दा है, यह मुद्दा मुंह फाड़े चाहे जो भी सरकार आ जाए वो हमेशा बरकरार रहेगा। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है। हर 5 साल में स्टेट में हो पढ़े लिखे नौजवान जो 12th पास करके वो बेरोजगार होते हैं, उनकी जॉब की समस्या आती है। उसके बाद जो अनपढ़ है वो भी मार्केट में आ जाते हैं, उनको भी उनके सेक्टर का रोजगार चाहिए। तो इस मुद्दे को हर राज्य जो भी सरकार आए, मान लीजिए बीजेपी ऐसी कयास लगा जा रही है कि बीजेपी की सीटें तो कम हो जाएंगी लेकिन सत्ता में वही वापसी करेगी। अब वो समय नहीं रहा कि आप वादे करके वादे खिलाफी करें, मुकर जाए और सालों साल तक सत्ता में बैठे रहे। अब ये समय आ गया है कि चाहे अनपढ़ चाहे पढ़ा लिखा, हर एक मतदाता सरकार से ये पूछने लगा है कि आखिर आपने क्या किया। अगर लेबर क्लास का आदमी है तो वो जॉब खोजता है अपने ही राज्य में, अगर उसे जॉब नहीं मिल रहा है तो वो बाहर की ओर पलायन कर रहा है। तो अब जो भी सरकार अगर सत्ता में आती है तो उसके सामने सबसे बड़ा ये है कि आप जॉब क्रिएशन कैसे कर रहे हो, जो आपने वादे किए हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उस वादे पे आप खरे उतरोगे या नहीं, यह सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी बात है कि जो युवाओं में जॉब क्रिएशन की है उसके लिए स्किल एजुकेशन देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे युवा पढ़ लिख के निकल तो रहा है लेकिन उसमें 80% अनस्किल्ड निकल रहा है, मात्र 20% स्किल्ड निकल रहे हैं। भले आजकल आपने देखा होगा यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेजों की भरमार है, लेकिन उस स्तर की पढ़ाई वहां पे नहीं हो पाती है। कुछ आईआईटी और एनआईटी इंस्टीट्यूट के छोड़ के बाकी जितने प्राइवेट के या यूपी गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उसमें उस स्तर की प्राइवेट गुणवत्ता नहीं होती है, तो उसको में भी सुधार की जरूरत है। हाँ, आरबी उपाध्याय जी ने कहा कि जनता वोट क्यों दे, तो ये परिपाटी चली आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने 2017 में से 22 में कुछ भी किया ही नहीं। हाँ, जहां दूसरे सरकार ने नहीं कुछ किया तो इसने, अगर दूसरे सरकार ने 30% 20% किया तो इसने कम से कम 40-50% काम किया है। और जनता उसी मुद्दे को देख के, उसी चीजों के देख के वोट करेगी। और भी तमाम चीजें होती है। रही बात पेट्रोल डीजल प्राइस की बात, तो वो पेट्रोल डीजल की प्राइस पे कोई सरकार लगाम नहीं लगा सकती। यह अंतरराष्ट्रीय चीज है, हमारे यहाँ इसकी उपज नहीं होती। अब देखिए हमारे यहाँ उपजते क्या है, सब्जी की पैदावार होती है, जो बेचारे किसानों को उसका उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। अगर टैक्स बढ़ता है उपाध्याय साहब, तो आज यूक्रेन की हालत देख लीजिए। वो अपने आप को सक्षम है कि रसिया को एक वो दे रहा है ना, फाइट दे रहा है ना। अगर हम टैक्स बढ़ाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, नए स्कूल कॉलेज नहीं बढ़ेंगे, कहां से बन पाएंगे? उसी टैक्स के पैसे से बनते हैं ना।
गांव का स्कूल बन गया, वो कहीं ना कहीं तो जनता को गांव का देखना स्कूल पड़ेगा, बन और गया। जनता तो उसी में रहेगी। सरकार की आमदनी क्या है आरबी उपाध्याय साहब, आप ये मुझे बताइए। टैक्स ही उसका रेवेन्यू जनरेशन का स्रोत है ना, जहां से वो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो या डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करना हो, वहीं से वो काम करती है ना। हाँ, ठीक है। एक लिमिट में वो बढ़े, लेकिन आप देखिए अगर सरकार ने 100 रुपए डीजल पेट्रोल किया, तो इस बीच में 5 साल या 7 साल के नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ठीक काम हुई है। है। टैक्स लगातार जरा उस बढ़ता पे नजर भी आ रहा है। भारत टैक्स की वर्ष अगर की बात होती है जनता पाठक साहब, मैं लौटूंगी गौर आपके करेगी। पास। टैक्स की बात अगर एक बार फिर से उठी है, आपने टैक्स पर एक बार फिर से यूक्रेन का जिक्र किया, लेकिन अगर बात यूक्रेन की करें तो वहां पर अगर टैक्स ज्यादा है तो भी आप पढ़ाई देखिए, मेडिकल कॉलेजेस की कितनी है, वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कितनी है, मात्र सुनिए मात्र वहां पर 50 लाख, हमारे यहाँ सुनिए जो 50 उच्च लाख में शिक्षा 20-30 लाख में वहां पर मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। मैं लौटूंगी पाठक साहब आपके पास। 20 से 30 लाख में वहां पर मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है, लेकिन हमारे भारत में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 1,70,00,000 से नीचे कोई पैकेज है ही नहीं, उपाध्याय साहब। और दूसरी तरफ पाठक साहब ने यह भी जिक्र किया, मैं लौटूंगी पाठक साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। ये भी जिक्र किया पाठक साहब ने कि 40% जो काम है बीजेपी की सरकार ने किया है, लेकिन इस 40% काम में अगर एक एक्सप्रेसवे का देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दिया, तो उस पर भी आरोप लगे कि वो जो एक्सप्रेसवे है वो पूरे तरीके से बना ही नहीं, उससे पहले उसका उद्घाटन कर दिया गया। देखिए, मैं सर्वेश्वर पाठक जी की बात से देखिए इत्तेफाक नहीं रखता। पाठक जी आप भी जानते हैं, बढ़ाइए टैक्स बढ़ाइए, इनकम सरकार को चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन पूंजीपतियों की जेब से निकाला जाए, गरीब की जेब पर ना डाला जाए। आदत सरकारें वो होती हैं जो पूंजीपतियों की जेब से निकालकर गरीबों का कल्याण करती है। अगर गरीब कोई मार डालेंगे तो फिर आप कैसे ये देश उन्नति करेगा। हम बात कर रहे थे यूक्रेन की, यूक्रेन की तरह हमारे यहाँ क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खुल सकते? हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, हम अपने यहाँ उन्हें सुविधा नहीं दे सकते। हम गांव का स्कूल नहीं बदल सकते। गांव का स्कूल में ना पानी है, ना बिजली है, ना टॉयलेट है, टीचर नहीं है। गरीब का बच्चा जहां पढ़ने जाता है उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, सभी सरकारें वहां काम क्यों नहीं करती हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि हम गरीब के कल्याण के लिए बात करते हैं, तो गरीबों को टिकट क्यों नहीं दे देते हैं? कितने गरीबों को टिकट दिया? हर पॉलिटिकल पार्टी उसे भिखारी बनाने पर तुली है, उसके हाथ में कटोरा दे रही है। कोई कह रहा तेल दूंगा, दूसरा कह रहा घी दे दूंगा, तीसरा कह रहा स्कूटी दे दूंगा। अरे भाई रोजगार दे दो ना उसे। रोजगार के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकारें हाथ नहीं झाड़ सकती, सरकार को करना होगा। सरकारें चुनी क्यों जाती हैं? सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं, पूंजीपति और पूंजीपति होता चला जा रहा है, उसकी पूंजी बढ़ रही है। कोरोना काल में भी पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ी। मजाक देखिए, गरीब के पास रोजगार नहीं था, गरीब की आमदनी घटी, पूंजीपति की पूंजी बढ़ गई। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार को उस तरफ कल्याणकारी स्टेट की तरफ लौटना होगा, अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। व्यवस्था, प्रश्न व्यवस्था का है। हम मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते कि हमारे बच्चे यहीं पढ़े? ये व्यवस्था कौन बनाएगा? और 2 पैसे फालतू ले लीजिए, कौन मना कर रहा है? कोई देने के लिए मना करता है, लेकिन जिसकी जेब में है ही नहीं उसको ज्यादा परेशान न किया जाए। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था। मुझे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जनता का प्रवक्ता हूं। मैं जनता की बात करता हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। और वो क्यों नहीं मांगे? उसका जीवन स्तर भी तो उठे। पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ रही है और एक तरफ उसका जीवन स्तर बदहाल स्थिति में। तो कैसे सिस्टम को मैं अच्छा सिस्टम कह दूंगा? मैं फिर कहूंगा अच्छा हुआ है बिजली आई है, बिल्कुल मैं मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, ऐसे नकार नहीं सकता। लेकिन मैं बात करता हूं समाज के अंतिम व्यक्ति की। मैं बात करता हूं गांव के स्कूल की जो आज भी टूटी फूटी हालत में है। गांव में क्यों नहीं हम स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, एक डॉक्टर और एक नर्स बिठा दीजिए हर गांव में, एक कमरे के अंदर, जो वहां उन्हें बुखार हो जाए दवा दे दे।
अरे कुछ तो व्यवस्था करिए, टैक्स लीजिए, कौन मना कर रहा है? जनता पैसा देने को तैयार है, लेकिन बदले में आप क्या दे रहे हैं? क्या बीएसपी ने दिया, क्या समाजवादी पार्टी ने दिया, और क्या आप दे रहे हैं? समाज का अंतिम व्यक्ति तो आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उसके मुद्दों की बात नहीं होती, उसके मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, उसे सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती। गरीब का ढोल पीटते हैं। तो जिक्र भी क्योंकि पिछड़ों के लिए किया जाता है, और वहां पर अगर इस तरीके से विकास नहीं होगा पाठक साहब, तो आखिर किस तरीके से जनता सरकार पर विश्वास करेगी? सीएम खुद पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां का विकास भरपूर नहीं हुआ। मुस्कान जी, देखिए, विकास की जो छड़ी है वो, अगर कोई गवर्नमेंट आई है, आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 12 से 15 में क्या, 12 से 17 में क्या हुआ और 17 से 22 में क्या हुआ, तो आप उसमें जरूर अंतर पाएंगे। रही बात कि आरबी उपाध्याय साहब ने बोला कि वो मेरी बात से सहमत नहीं होते, तो वो उनका विचार है। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने यूक्रेन का जिक्र किया कि क्या हम अपने यहाँ के बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते जो यूक्रेन जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ठीक है, मैं रुकूंगी पाठक साहब आपके पास एक बार फिर से, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से आप ही से करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में जो चुनाव होने हैं छठे और 7वें चरण पर, उसी पर जिक्र कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। पाठक साहब, आप अपनी बात पूरी करें। मैं वही कह रहा था कि उपाध्याय जी ने बोला कि हमारे बच्चे यूक्रेन क्यों जाते हैं पढ़ने, उसके दो कारण हैं। क्या हम उन्हें अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते, नहीं दे सकते? देखिए, पहले हमारे यहाँ एक एम्स हुआ करता था दिल्ली में, वहां भारत वर्ष के हर एक राज्य से लोग अपना इलाज करवाने आते थे। आज स्थिति यह है कि 23 नए एम्स की स्थापना हुई है, जिसमें से 19 कुछ ही डिपार्टमेंट हो, लेकिन उसके साथ फंक्शन हो गया है। ओडिशा का भुवनेश्वर एम्स फंक्शन हो गया, पटना का एम्स फंक्शन में आ गया, दरभंगा में निर्माणाधीन है, बिहार में गोरखपुर में एम्स बन के आ रहा है। तो पहली बात ये हो गई कि सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बना रही है, जो एमबीबीएस कोर्स के सीट भी बना रही है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे अगर मान लीजिए 80 पे 89 पे उनका सिलेक्शन होता है, उनको 88.5 मार्क्स भी आता है, तो उनका नहीं हो पाता है। वैसे बच्चे और जो घर से समृद्ध भी है, वो यूक्रेन जाते हैं पढ़ने। मेरे 5-6 दोस्त थे जो यूक्रेन से पढ़ के आए, मतलब रसिया से, और यहाँ पे फिर उन्होंने इंडियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम दिया, क्योंकि जो भी बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं उनको यहाँ के मेडिकल काउंसिल का एग्जाम देना पड़ता है, तब वो यहाँ पे डॉक्टरी का तेजी गति से हो रहा है। रही बात, उपाध्याय जी ने कहा कि केवल पूंजीपतियों को आप टैक्स करो, ये कोई न्याय नहीं है कि पूंजीपतियों को ही ज्यादा टैक्स कर दोगे। पूंजीपति भारत वर्ष में रोजगार उपलब्ध करवाता है, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। हर सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जितने रोजगार उपलब्ध हैं, उसमें गवर्नमेंट की तुलना की जाए तो ऑर्गेनाइज्ड और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ज्यादा रोजगार मिलते हैं।
भले वहां पे उनका शोषण होता है, एक अलग बात है, वो अलग विषय है। जनरल आदमी को हम मानते हैं। भारतवर्ष में कितने ही लोग टैक्स देते हैं, 4.5 करोड़ से 5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अप्रत्यक्ष टैक्स कर जो है वो हर एक भारतीय दे रहा है, और ठीक वो है। अगर हर एक भारतीय अगर सुविधा चाहता है तो उसको उसमें भागीदारी करना पड़ेगा देश में। इन्होंने ठीक है कहा पाठक साहब, कि लेकिन टैक्स सबको देने के लिए तो कटोरा कोई मना पकड़ा नहीं कर रहा है, और यही बात उपाध्याय साहब कह रहे हैं, टैक्स देने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्स को बढ़ा रहे हैं पूरे तरीके से, तो वो सुविधाएं भी तो होनी चाहिए ना। टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक हम लगातार उत्तर प्रदेश में सड़कों का जिक्र कर रहे हैं, आवारा पशुओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर टैक्स दिया जा रहा है तो ये तमाम चीजें सुधरनी भी तो चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ, उससे पहले उसका काम पूरा नहीं हुआ। अगर टैक्स दिया, उसका काम पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन किया जा सकता है, लेकिन चुनावों के मद्देनजर देखिए, मानिए चुनावों के मद्देनजर ये किया गया। मैं लौटूंगी आपके पास। और इसी के साथ आपने एक बात कही पाठक साहब, एक बात आपने ये भी कही कि जो यूक्रेन से छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर आ रहे हैं, वो भारत में आकर एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर वापस चले जाते हैं। अगर किसी ने अपने 60-70 लाख बाहर जाने में लगाए हैं, वहां पर पढ़ाई की है, तो वो यहाँ पर आकर आपकी 40,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी नहीं करेगा, वो बाहर जाकर अपनी नौकरी करेगा। उपाध्याय साहब, देखिए बहुत अच्छा लगा, सर्वेश्वर पाठक जी उत्तेजित हो गए। देखिए पूंजीपति ठीक है, रोजगार मैं देता है। उत्तेजित नहीं हुआ, जो आपने देखिए बोला मैं मैंने उसी का जवाब दिया। देखिए मैं जवाबी, देखिए मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। पूंजीपति अगर रोजगार देता है तो क्या गरीबों का खून चूसेगा? उसको लाइसेंस मिल जाएगा कि गरीबों को मार डाले? ये कहीं नहीं है। हमारे यहाँ लॉ कमीशन है, लेबर लॉ है, उन पूंजीपतियों जो खून चूसते हैं उनको कमांड में लाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि भारत का कानून उतना सख्त नहीं है, उतना सक्षम नहीं है, इसलिए ये लोग मौज उड़ा रहे हैं। कानून सक्षम नहीं है तो कौन कानून को सक्षम बनाएगा? क्या उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा कानून सक्षम बनाने के लिए? हम सरकारें चुनते हैं, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अगर गरीब वोट देता है तो एक उम्मीद के साथ देता है कि उसका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, और वो सबको देता है। समाजवादी पार्टी को भी दिया, बीएसपी को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया। नारे बहुत हुए, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन यथार्थ में ऐसा दिखता है कि शायद गरीब को हटा दो। गरीब को टिकट क्यों नहीं देते हैं, मुझे बताएं, क्या रीजन है? क्या उसके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है? कौन सी क्षमता उसके अंदर नहीं है? क्या प्रतिभा गरीबों में नहीं है? जब टिकट देने का नंबर आता है तो करोड़पति अरबपति वही पूंजीपति नजर आते हैं। पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। सिस्टम में रिफॉर्म मांगता है देश, और मजबूती के साथ ये सब करना होगा। रिजर्वेशन है इसलिए भी अच्छे बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाता। अगर विसंगतियां हैं तो दूर कौन करेगा? कौन करेगा विसंगतियों को दूर? सरकारों को हिम्मत करके विसंगतियों को दूर करना होगा, प्रतिभा का पलायन रोकना होगा। हमारे बच्चे अमेरिका, ब्रिटेन, वहां जाके अच्छा काम कर रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और हम उन्हें देश में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कितना बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है, और हम सब आंखें बंद के वोट के लिए, सरकार के लिए, सत्ता के लिए समझौते करते हैं। जब इलाज कराने की बात आती है तो वही व्यवस्था उल्टी नजर आती है। आप उस आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज कराना नहीं चाहते, आप चाहते अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। क्यों कराएं अच्छे? जब व्यवस्था आरक्षण के डॉक्टर दे रही है तो आरक्षण के डॉक्टर से इलाज कराइए ना। व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं, लेकिन व्यवस्था से आम आदमी परेशान है और आहत है। व्यवस्था को सुधारना होगा। कृषि बिल आए, सरकार ने हिम्मत की, पूंजी निवेश आए, खेती की हालत सुधरे। चंद लोगों के आंदोलन से सरकार झुक गई और कृषि बिल वापस हो गए। हम अगर सुधार की प्रक्रिया जारी रखें, हमारे परिदृश्य में देश होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्रित होना चाहिए, देशित होना चाहिए। सरकारें किसी तुष्टीकरण की नीति नहीं होनी चाहिए। किस वोट के लिए हम तुष्टीकरण करेंगे? तुष्टीकरण से अलग हटकर राष्ट्र को मजबूत बनाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो आपको कठिन फैसले लेने होंगे। कौन रोकता है कठिन फैसले लेने से? जब पूर्ण बहुमत की सरकारें होती हैं, वो फैसले लें। आज नहीं कल रिजल्ट दिखाई देंगे, हालात सुधरेंगे। क्यों नहीं हालत सुधर रहे हैं?
प्रश्न उठता है। और प्रश्न किससे उठेगा? जो सत्ता में होगा। प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? जो सत्ता में होगा। उसकी जवाबदेही है कि जनता के प्रति जवाबदेह है। जनता पूरा स्नेह देती है आपको, तो जनता उम्मीद भी करती है। जाति, धर्म, राजनीति इस सबसे ऊपर उठकर जनता का कल्याण आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। कठिन फैसले तो लेने पड़ेंगे। कब तक ये तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी? और फिर जनता को समझ में आएगा बिल्कुल कि नहीं, हमारा कल्याण हुआ है, सरकार हमारे कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो सरकारों का साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर जनता खड़ी होगी। भी 2007 में बीएसपी को सत्ता मिली, जनता ने उसका आकलन किया, जनता के पैरामीटर पर ठीक नहीं उतरी। 2012 में एसपी को चांस दिया, समाजवादी पार्टी को चांस दिया, वो भी उसके पैरामीटर पर खड़ी नहीं उतरी, सत्ता बदल दी गई और 2017 में बीजेपी को दिया गया मैंडेट और उम्मीद की गई कि देश आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं सुधार हुए हैं, मैं मानता हूं काम हुआ है, लेकिन स्पीड की और जरूरत है और विकास की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। 80% अगर गुंजाइश हो गया तो 20% की गुंजाइश बनती है, बाकी रहती है। समय के साथ पैरामीटर चेंज होते हैं, उन पैरामीटर पर सरकारों को खरा उतरना होगा और उस कसौटी पर खरी उतरेंगी सरकारें तो जनता का बिल्कुल। पूरा और स्नेह इस मिलेगा। समय पूर्ण बहुमत का आपने जिक्र किया, उपाध्याय, ऐसा पूर्ण बहुमत और डबल इंजन की सरकार है, ये भी देखिए। कई ऐसे सबसे ज्यादा राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी रिफॉर्मेशन जो हम चाहिए हमें वो नहीं हो पा रहा है। पाठक साहब, क्या कारण है इसका? और दूसरी बात ये कि राजनेताओं के लिए भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहूंगी, चाहे वो अमीर हो या फिर वो गरीब हो, लेकिन एक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए पढ़े लिखे राजनेताओं के लिए। देखिए, होना मुस्कान जी, चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि क्राइटेरिया डिसाइड होने चाहिए। देखिए, आप एक आज चपरासी की नौकरी लेने जाओ सरकार में, आप मिनिमम अहर्ता जो है 10th पास हो गई है, मैट्रिक पास नहीं हो तो आपको एक चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो एमएलए एमपी बनते हैं, ये चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश। आपने एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा अभी छोड़ दी है 6th फेज में। 6th फेज में चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, सबसे बड़ा जो है 65% कैंडिडेट जो है रेड अलर्ट पे है। फिर विकास कहां से होगा? कैंडिडेट है, फिर रेप क्यों के विकास की charges बात है। करते हैं? देखिए, फिर विकास की बात बेईमानी हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम यही करेंगे, हम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, तो फिर देश कहां रह जाएगा? अरे मैं बिना पढ़े लिखे जाहिल मैं तो बोल रहा हूँ कि क्रिमिनल चार्जेस इस फेज के कैंडिडेटों पे है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तुष्टीकरण तो आपकी पार्टियां लोग करती है। दूसरी बात कि आप मुस्कान जी आपने पूछा कि जी कुछ बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे? मैं क्या बोलूंगा, आप बोलने देंगे तब बोलूंगा, आप बोलिए। नहीं, आप अपने समय में बोल लिया, मेरे समय में तो मुझे बोलने दीजिए। जो निम्नतम आहारता है, देखिए, एक राबड़ी जैसे देवी जैसी जिसको अपना साइन भी करने नहीं आता, वो चीफ मिनिस्टर भारतवर्ष के एक राज्य का बन जाती है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है भारतवर्ष का। सबसे बड़ी बात होना चाहिए, चुनाव आयोग को चुनाव सुधार के लिस्ट में यह भी शामिल करना चाहिए कि कम से कम न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सीटें आरक्षित भी होती है एसटी एससी कम्युनिटी के लिए, लेकिन उनपे भी क्राइटेरिया ये होना ही होना चाहिए। अगर आप सचमुच में भारत को एक सशक्त राज्य बनाना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आपको ऐसे ही गुंडे, बदमाश, रेपिस्ट और जो जिसको अंगूठा छाप होता है वो पार्लियामेंट में आएगा, तो फिर आप विकास करते रह जाएंगे राज्य का। इसके लिए हर एक पार्टी को आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी पार्टी क्या वो झंडा बुलंद कर देगी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उसको आगे नहीं आने देना चाह रही है बीजेपी, क्योंकि वो पढ़े लिखे क्या, जो दलित है उसमें पढ़े लिखे लोगों की कमी है, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये गुंडे, बदमाश, चोर उचक्के को ही टिकट देके पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं। उसको तो छोड़िए, भारतवर्ष का सर्वोच्च जो संस्थान है वो है राज्यसभा। वहां भी ये एसपी, बीएसपी, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके कारण गुंडे, बदमाश, चोर उचक्के राज्यसभा तक में पहुंच गए हैं और पहुंच गए। दिया गया था, प्रधानमंत्री ने ये क्राइटेरिया अपनी पार्टी के लिए डिसाइड किया था। पाठक साहब सुनिए,
प्रधानमंत्री ने ये क्राइटेरिया अपनी पार्टी के लिए जब डिसाइड किया था कि उनके पार्टी में, बीजेपी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षित राजनेता हैं, सबसे ज्यादा युवा राजनेता होंगे और सबसे ज्यादा साफ छवि के राजनेता होंगे। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी दूसरे नंबर पर है, जिसमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड के जो प्रत्याशी हैं वो उनके उम्मीदवार हैं, दूसरे नंबर पर है बीजेपी। हालांकि जब प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं कि शिक्षित और युवा दिए जाएंगे, उसके बावजूद भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं। अभी अगर 6 चरण की अगर मैं एडीआर रिपोर्ट की बात करूं, 6 चरण में जो बात ये सामने आई है एडीआर रिपोर्ट से, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं बिल्कुल निरक्षर है, कभी स्कूल गए ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ऊपर है। अगर हम इस तरीके से प्रधानमंत्री की बात का भी मोल नहीं अगर बीजेपी रख पा रही है, तो फिर उसको कैसे हम देखेंगे? जब कह दिया गया है कि ये बात, तो उसके बावजूद भी, और अगर कांग्रेस की बात करें, हर किसी का अपना एक विचारधारा होती है। बीजेपी कह रही है कि हमने शिक्षित दिए, युवा बीजेपी पार्टी में मिले, लेकिन कांग्रेस की भी विचारधारा को समझिए। कांग्रेस ये कह रही है कि हम उन लोगों को आगे ला रहे हैं, चुनावी मैदान में उन लोगों को ला रहे हैं जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, ताकि वो अपने संघर्ष को समझें और दूसरे को वो संघर्ष ना करने दे। विचारधारा तो सबकी बराबर की होती है उपाध्याय साहब। देखिए, कथनी और करने का फर्क साफ नजर आता है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं। राजनीति जिस तरीके से दूषित हुई है, प्रदूषित हुई है, तो फिर हम कैसे राजनीतिक सुस्ता की उम्मीद करें? एक दल नहीं है, सभी दल अपराधियों को टिकट देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आंकड़े उपलब्ध हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने अपराधियों को टिकट दिए हैं, बाहुबलियों को टिकट दिए हैं। तो उससे क्या उम्मीद करें? वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में चिंता पैदा करता है। एक तरफ हम पढ़े लिखे की बात करते हैं, एक तरफ बिना पढ़े लिखे जब सत्ता में आएंगे तो उनकी क्या उम्मीद होगी। तो देखिए, बहुत सारे रिफॉर्म की भारत को जरूरत है। ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ, हर क्षेत्र में तेजी के साथ रिफॉर्म। देखिए, विरोध होगा। मैं कहता हूं, कृषि में रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, पूंजी निवेश की कोशिश की गई, ठीक है, दिक्कतें आई, कुछ लोगों के स्वार्थ आहत होंगे और वो लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकारों का दायित्व है कि वो कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन होता क्या है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, कोई दूसरे स्वार्थ के साथ राजनीति कर रहा है। एक आदर्श स्थापित होना चाहिए राजनीति में। सारे करोड़पति, अरबपति अगर मान लीजिए बैठेंगे तो गरीब का प्रतिनिधित्व तो कहां रहेगा? वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का व्यक्ति जिसके हाथ में आप एक राशन कार्ड थमा देते हैं, 2 किलो चावल, 1 किलो तेल देकर उसका वोट लूट लेते हैं, तो उसके कल्याण के लिए उसकी सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं होगी? उसको भी सत्ता में भागीदारी दीजिए। ये नहीं है। हम चीजों को सुधार की तरफ देखें तो सारे सिस्टम चेंज हो सकता है। और सिस्टम अगर बात करें तो देखिए, रास्ता हर चीज का होता है। जिस तरीके से पाठक साहब ने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि हालांकि उन्होंने मेरी बात से सहमति भी जताई कि क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि आखिर निम्न वर्ग को किस तरीके से, चाहे वो दलित हो या पिछड़े वर्ग हो, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? आप शिक्षा व्यवस्था इतनी सुधार दीजिए, शिक्षा व्यवस्था आप सरकारी स्कूलों में इतनी बेहतर कर दीजिए कि हर व्यक्ति पढ़ पाए। मैं एसटी ओबीसी में समाज को, देश को नहीं बांट रहा। क्राइटेरिया गरीब और अमीर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का है। जिसको ईडब्ल्यूएस कार्ड देते हैं उसको सत्ता में भागीदारी दे दो। जिसकी जितनी संख्या है उसे सत्ता में भागीदारी तो मिले, वो किसी भी जाति और धर्म का हो। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर और अमीर और गरीब के बात पर वर्गीकृत करते हैं उपाध्याय साहब। पाठक साहब, आप भी बता दें। देखिए, उनका कहना सही है और मैं मतलब सही मान रहा हूं कि लोगों, गरीब कैंडिडेट भी होने चाहिए। और इसका उदाहरण बीजेपी ने पेश किया था बंगाल इलेक्शन में। देखिए, एक डेली वेज लेबरर जो होता है, जो डेली कमा के पैसे लेता है, एक कैंडिडेट का नाम है, उसकी वाइफ को बीजेपी ने टिकट दिया बंगाल इलेक्शन में, चंदना बौरी, और उन्होंने सीट भी जीत ली अपनी।
उसके साथ कलिता माझी करके एक और लेडी को टिकट दिया। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट को भी बंगाल में बीजेपी ने टिकट दिया है। मुझे बाकी के पार्टियों का बता दीजिए। अभी एसपी बहुत गरीब और दलित के साथ है, उसका बता दो। उसके बाद बीएसपी तो दलितों की पार्टी है, दलितों की बहन है मायावती जी, उनके पार्टी से बता दो। तो उदाहरण पेश करने के लिए पार्टियां हैं और वो बीजेपी ने पेश किया, लेकिन यहाँ क्या यूपी में किया ये मेरे पास डेटा नहीं है और शायद नहीं भी होगा। लेकिन देखिए, डेली वेज लेबरर की वाइफ अगर जीत के आई है और वो विधानसभा में पहुंच रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आगे आना पड़ेगा। केवल एक पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पार्टी है वो कह दे तो वो कुछ नहीं होगा। नेशनल पार्टी बीजेपी तो अभी बोल रही है कि जितने भी स्टेट के चुनाव और सेंट्रल चुनाव एक ही साथ हो, इससे समय और धन बल का भी जो वो है वो बचेगा और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से शासन चलेगा। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी मानेगी? नहीं मान रही है। चुनाव सुधार के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आना पड़ेगा, चाहे क्रिमिनल को टिकट देने के मामले हो, चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो। तो इसके लिए हर एक पार्टी, लेकिन जो पार्टी महिला उसकी प्रमुख है वो खुद नहीं आ पाती है। इसके लिए बीएसपी महिला प्रमुख पार्टी है। आप ममता बनर्जी को देखो, जब चुनाव जीतती है तो वहां की बीजेपी के जो कैंडिडेट महिलाओं थे उनकी रेप कराना शुरू कर देती है। तो ऐसी महिलाएं अगर पार्टी चलाती है तो वो लोकतंत्र के लिए प्रश्न चिन्ह हो जाता है। नहीं, बाकी पार्टियां ना हो, लोकतंत्र में सिर्फ एक पार्टी रहे वो ज्यादा अच्छा है लोकतंत्र के लिए। नहीं, क्या कहना चाहते हैं सर्वेश्वर पाठक? एक पार्टी रहे, सर्वेश्वर पाठक पार्टी रहे देश में, इतनी पार्टियां नहीं रहनी चाहिए। उसीलिए बंदरपाट और भ्रष्टाचार होते हैं, आपने देख रखा है। सर्वेश्वर, देखिए सिस्टम किस लिए होता है? कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसे जेल में डालिए, सजा दीजिए, कौन मना कर रहा है उसके लिए? कितने किसी ने हाथ रोका है आप सत्ता में? राजनेताओं को सजा हो गई और आपने उसके लिए अभियान चलाया। एक लालू यादव जेल के अंदर बंद था, वो भी पैरोल पे छूट के आ गया, बीमारी का बहाना बना के कि मेरे दोनों किडनी फेल है। ऐसे घर पे रहता है, पॉलिटिकल बातें कर लेता है, उसमें किडनी फेल नहीं होती। जैसे ही सीबीआई कोर्ट का फिर से आ गया कि फिर से सीबीआई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, 5 साल की सजा हो गई, वैसे ही किडनी फेल हो गई, वैसे ही तुरंत अस्पताल की शरण में आ गया। मतलब आप क्या चाहते हैं? लालू यादव तो आपने कभी नहीं बोला कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को या नेता को जेल से बाहर ही नहीं आना चाहिए। आपने तो अभी अपने वक्तव्य में कभी नहीं बोला। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेरी बात है, बीजेपी है तो टारगेट करना पड़ेगा, कांग्रेस है तो करना पड़ेगा। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, मैं एक के लिए थोड़ा पैरामीटर कह रहा हूँ कि जिसमें जहां एक पॉलिटिकल में राजनीति की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। राजनीति का अपराधी, अरे भाई संभव है राजनीति का पॉलिटिकल पार्टी के बिना कैसे संभव है? तो पार्टी का नाम लेना ही पड़ेगा। आप अपना वो ये सीधा करना चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, तो आप रहिए। मैं तो कहता हूँ उसके लिए आप बैठे हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, तो मैं तो किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं राजनीति के लोगों की बात करता हूँ, मैं राजनीति के लोगों की बात करता हूँ। राजनीति का चरित्र दूषित हुआ है। 6th फेज में बीजेपी के भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसपे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। एसपी का तो रिकॉर्ड ही रहा है, बीएसपी का तो रिकॉर्ड ही रहा है। नहीं तो कौन सुधारेगा? किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। कोई तो पॉलिटिकल पार्टी आगे आकर, बीजेपी के प्रवक्ता होते थे, मैं तो उनको कहता था कि आपकी पार्टी को पहल करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। देखिए, जनता अगर दबाव बनाएगी तो सबको करनी पड़ेगी। जनता की अदालत का फैसला सबको मानना होगा। जनता क्रिमिनल को नकार दे, वोट न करे, पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हो जाएंगी अच्छे लोगों को टिकट देने के लिए। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है? मैं आशान्वित हूं कि भी जनता में जागरूकता आएगी, जनता समझेगी। अगर अभी इस सोशल मीडिया के जमाने में जनता में जागरूकता नहीं आई तो कब जनता में जागरूकता आएगी? आज का एक
आज का एक अनपढ़ भी ये क्या कहते हैं स्मार्टफोन चलाता है और उस पे वीडियो यूट्यूब पे इतने हमारे आपके देखता है। एएनबी चैनल के वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं हमारे और आपके वक्तव्य को वो भी सुनता है और वो समझता है, उसको लिखने पढ़ने से मतलब नहीं, लेकिन जनता फैसला समझ देती है। सकता है। अरे आप देखेंगे तब ना, जनता फैसला देती है। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे 2007 में है भाई साहब, वो अरे 1 से 2% है। अरे बीएसपी को 2007 से 2012 में किसने हटाया? जनता ने हटाया ना। 2012 में समाजवादी पार्टी आई, 2017 में किसने हटाया? इस जनता ने हटाया। जनता सब समझती है और वक्त आने पर जवाब देती है। अभी मेरे तो कहने से वक्त यही है कि जनता ने जो विकास की रफ्तार है बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, मेरे को लगता है चाहे सीटें कितनी भी कम हो जाए बीजेपी की, लेकिन सत्ता में तो वही वापसी हो रही है उनकी। नहीं, आप बैठे हैं तो फिर कैसे कम हो जाएंगी? मैं नहीं समझता हूं कम हो जाएंगी। आपको होते मैं हुए यहाँ का वोटर हूँ, चिंता का विषय है। ना मैंने वोट दिया है, चिंता का विषय है आपको। लेकिन जो विकास का इन्होंने नमूना पेश किया है उसके फलस्वरूप चाहे जनता जितनी भी नाराज हो वापस सत्ता में बीजेपी को ही लेके आ रही है। अब आप चाहे खुश रहे चाहे नाराज रहे, मैं कब मना कर रहा हूं? अरे भाई मैं तो बीजेपी का तो वही है ना, हर एक मैं कब मना कर रहा हूं? मैं कब मना कर रहा हूं? वो जनता करेगी फैसला। मैं फैसला नहीं करूंगा, आप फैसला नहीं करेंगे। कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा, ये जनता की अदालत के फैसले होते हैं। ये टीवी पर बैठकर पैनलिस्ट के फैसले नहीं होते हैं कि मैं कह दूं इसकी सरकार बनेगी या उसकी सरकार बनेगी। वो जनता बनाएगी, जिसकी सरकार बनाएगी। जनता जनार्दन के फैसले मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा उसको। एक आशंका, एक स्ट्रेटेजी और एक ये अनुमान भी लगाया जाता है। जनता तो लास्ट में फैसला देती ही है। जिस दिन 10 मार्च को रिजल्ट आना है उसी दिन तो सबको पता चलेगा किसकी सरकार कहाँ बन रही है, लेकिन उससे पहले एक अनुमान भी तो लगाया जाता है। अनुमानों से सरकार नहीं बना करती है। अनुमान तो जब 2017 में बीजेपी आई थी तो किसने, आपने अनुमान लगाया था कि बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलेगा? 2019 में आप लोग जैसे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बीजेपी को कह रहे थे कि बीजेपी को यूपी से 30 से 40 सीटें मिलेंगी, और मैं जहां भी बात मैं कह रहा था कम हो जाएगी सीटें, लेकिन 40 तो नहीं मिलेगी, उससे ऊपर मिलेगी, 60-65। हुआ क्या, 62 सीटें मिली। मैंने अनुमान लगाया था और इस बार भी वही अनुमान लगा के एएनबी चैनल पे आज बोल रहा हूँ। देखिए आप कितना अनुमान लगाते हैं। जनता का और जनता की अदालत का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, वो जनता ही लगाती है। देखिए उसकी वकील भी जनता है, वो जज ही जनता है। एक किसी का कोई आकलन नहीं चलता, सारे आकलन फेल होते हैं। मैंने देखा है कि लोग कहते थे भाई 2007 में बीएसपी दोबारा रिपीट। अरे बीएसपी देखिए आई, उसके बाद चली गई। तो जनता की अदालत के फैसले को कुछ जर्नलिस्ट भी और कुछ टीवी पैनलिस्ट भी देखिए अपने तरीके से, उन लोगों की सरकार ने अपने समय में जो जो कुकर्म किए उसका फल मिला। बीएसपी भी आई तो तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त रही, एसपी आई तो दंगा, तुष्टीकरण और उसी में मतलब व्याप्त रही। तो जनता की अदालत ने फैसला सुना दिया। आपके कहने से नहीं सुनाया, मेरे कहने से नहीं सुनाया। जनता का अपना पैरामीटर होता है। चलिए ठीक है, जनता तो अपने पैरामीटर बनाएगी, ये वाजिब सी बात है। और बात उत्तर प्रदेश की हो रही थी, लेकिन घूम फिर कर पूरे तरीके से राजनीतिक पार्टियों पर आ गई है। समय की भी कमी है मेरे पास। मैं आप दोनों से आखिरी कमेंट चाहूंगी पूर्वांचल पर। पाठक साहब, आखिरी कमेंट आपका पूर्वांचल पर सियासी समीकरण पर। बंद कर देते हैं लोग। अब डिबेट देखना लोगों ने। ठीक है पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता का जो तकाजा होता है वो जब दरकिनार हुए हैं, उन्होंने उस पर दाव, वो एक कहते हैं ना बिकाऊ, जब तक पत्रकार बिकने लगा तो जनता ने बंद कर दिया डिबेट देखना। जनता समझने लगती है कि जनता की बात नहीं है। पत्रकारिता का रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स क्या है कि उसकी प्रतियां बिके। जब मैंने मुंशी प्रेमचंद्र जी के समय में भी उनके कितने उपन्यास पढ़े हैं, उस समय में जो पत्रकार होता था बड़े बड़े जमींदार उसकी प्रति खरीदते थे। तब से पत्रकारिता बेकाऊ है अगर आप ऐसी बात करेंगे तो। ठीक है, चलिए समय की कमी है। मैं आप दोनों से आखिरी कमेंट आप दोनों का चाहूंगी पूर्वांचल की सियासत पर। और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में है, किस तरीके से उपाध्याय साहब आप देखते हैं? मात्र इतनी सी बात बता दें, आखिरी कमेंट। धन्यवाद।
आखिरी कमेंट आपका उपाध्याय साहब। देखिए, जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत होती है और वो सबको कसौटी पर कसती है, वो देखती है। आपने देखा होगा इससे पहले एक बीजेपी का इंडिया साइनिंग, बहुत जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसका, लेकिन जनता ने नकार दिया। ठीक है, जनता ने तो नकार इंडिया दिया था। अब साइन नहीं देखना किया। होगा कि 10 मार्च को क्या कुछ साफ होता है। पाठक साहब 15 सेकंड है मेरे पास, आप भी अपना आखिरी कमेंट बता दें। देखिए, जनता तो सर्वोच्च होती ही है, लेकिन जो यूपी में जो ट्रेंड रहा है, अगर वो विकास के मुद्दे पे ही है, तो यहाँ की जनता वो देख रही है, समझ रही है। हर एक गवर्नमेंट के अपने अच्छे और बुरे काम होते हैं और उसी को देख के जनता वोट देती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।